आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के सिविक्स को। और सिविक्स का शुरुआत हम लोग करेंगे अपने सबसे पहले वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये हमारे क्लास 6 के सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि आखिर डाइवर्सिटी क्या होता है। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो डाइवर्सिटी को लेकर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है। हालांकि डाइवर्सिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये तो डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके समझेंगे। मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों का होना। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं। जैसे आप गुजरात में जाएंगे लोग गुजराती बोलते हैं, बंगाल में जाएंगे बंगाली बोलते हैं, तमिलनाडु में जाएंगे तमिल बोलते हैं, पंजाब में जाएंगे पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा जाएंगे हरियाणवी बोलते हैं। मतलब लैंग्वेज अलग अलग है। उसी प्रकार से आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो वहाँ का लोग खाना भी अलग अलग खाते हैं। जैसे बंगाल में मछली लोग बहुत खाते हैं, तमिलनाडु में इडली डोसा सांभर ये सब लोग बहुत खाते हैं। उसी प्रकार से आप बिहार का देखोगे तो यहाँ पे चावल दाल रोटी ये सब चीज़ लोग बहुत खाते हैं। मतलब हर जगह का भाषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। उसी तरीके से हर जगह का पहनावा भी अलग है, मतलब कपड़ा भी पहनने का तरीका सबका अलग है। जैसे आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पे अधिकतर लोग लुंगी पहनते हैं, है ना। उसी तरीके से आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे लोग पगड़ी बांधते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से आप यूपी बिहार आएंगे तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो है शर्ट पैंट पहनते हैं। हालांकि लोग यहाँ पे भी लुंगी पहनते हैं गाँव वाले इलाका में, लेकिन शर्ट पैंट भी यहाँ पे लोग पहनते हैं। उसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे लोग लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं। तो कहने का मतलब हर जगह पे हमारे भारत में भाषा अलग अलग है, खाने पीने का तरीका भी सबका अलग अलग है, कपड़ा भी पहनने का तरीका सबका अलग अलग है। यही चीज़ है डाइवर्सिटी, इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। थोड़ा सा और बात करें हम लोग तो सबका कल्चर भी अलग अलग है। कल्चर का मतलब हुआ कि सबका रीति रिवाज भी अलग है। जैसे आप हिंदू रिलीजन में आप देखेंगे तो हिंदू रिलीजन में जो कल्चर है वो अलग है। जैसे हिंदू कल्चर में सरस्वती पूजा होता है, छठ पूजा होता है, दिवाली होता है, दशहरा होता है, होली होता है। उसी तरीके से आप मुस्लिम रिलीजन में आप देखेंगे तो ईद होता है, बकरीद होता है, मुहर्रम होता है। अलग अलग प्रकार के पर्व त्यौहार उसमें भी अलग अलग हैं। तो ये जो अलग अलग चीज़ें आप देख रहे हैं, भाषा अलग अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, पर्व त्यौहार को सेलिब्रेट करने का भी तरीका अलग है। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत सारे हमारे भारत में चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सब तो मिलजुल के ही रहते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि हमारे भारत में सब चीज़ अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सब कोई मिलजुल के रहते हैं। यही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया? भाषा अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, सबका रीति रिवाज भी अलग है, अपना फेस्टिवल भी अलग है। यही है हमारा डाइवर्सिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे, 2 पॉइंट में इंट्रोडक्शन है, फिर आगे बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया वाले टॉपिक को। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला डेफिनेशन है डाइवर्सिटी। हालांकि डाइवर्सिटी क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके, लेकिन यदि इसका डेफिनेशन आ जाए तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। वेरिएशंस इन रिलीजन लैंग्वेज एंड कल्चर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग धर्म हैं हमारे भारत में, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है, अलग अलग धर्म है। तो धर्म अलग अलग है, लैंग्वेज भी अलग अलग है। लैंग्वेज मतलब भाषा भी अलग है। और कल्चर का मतलब हो गया रीति रिवाज, फेस्टिवल मनाने का तरीका, ये सब भी सबका अलग अलग है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोल देंगे डाइवर्सिटी। तो भाषा अलग है, पर्व त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, रिलीजन भी सबका अलग अलग है, यही हमारा कहलाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, अगला है यूनिटी।
यूनिटी क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है हिंदी में एकता, और यूनिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपस में सब कोई मिलजुल के रहिए, है ना, इसका मतलब यही होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है समझिए, द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल अंडर वन थीम इज कॉल्ड यूनिटी। मतलब हमारे भारत में भाषा अलग है, लोगों का खाने पीने का तरीका भी अलग है, पहनावा भी अलग है, सबका कल्चर भी अलग है, फेस्टिवल भी अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं ना, यही कहलाता है यूनिटी, यानी कि एकता हमारा यही कहलाता है। तो इसमें अब दो बात ध्यान रखिए, फिलहाल आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी तक आपको दो बात ध्यान रखना है। पहला डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि सब कुछ अलग अलग है, और यूनिटी का मतलब हुआ कि सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी हम लोग सब साथ में हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, यही कहलाता है यूनिटी। तो डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करते हैं, कोई डाउट इसमें? चले मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे। डाइवर्सिटी क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके थे। चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग आज, और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब हुआ कि भारत में बहुत ही प्रकार के चीज़ें हैं, वो भी अलग अलग है। इंडिया में लैंग्वेज अलग अलग है, फिर से फेस्टिवल अलग अलग है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंडिया में अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारा और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे हर जगह का भाषा अपना अलग अलग है, हर रिलीजन का यानी कि हर धर्म का अपना फेस्टिवल अलग अलग है। हिंदू का अलग फेस्टिवल है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, ईसाइयों का अलग फेस्टिवल है, फेस्टिवल भी अलग अलग है। फिर से कपड़ा पहनने का तरीका भी सबका अलग अलग, जगह के हिसाब से अपना अलग अलग है। तो भारत ऐसा देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना। आगे, पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन लाइक हिंदुज़म, इस्लाम, सिखिज़म एंड बुद्धिज़्म। हमारे भारत में बहुत सारे रिलीजन है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है ना। बहुत सारे रिलीजन हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। यहाँ तक कि भारत के लोग फेस्टिवल भी अपना अलग अलग मनाते हैं, लैंग्वेज भी सबका अपना अलग अलग है कि नहीं है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है ना। सबका भाषा अलग है, सबका फेस्टिवल अलग है, सब कुछ सबका अलग अलग है। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब एक बात बताइए, क्या ये जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है आज, क्या ये हम आज से है या बहुत पहले से है? बहुत पहले से। इसका मतलब है कि आज जो आप भारत में इतने सारे भाषा देखते हैं या फिर इतने सारे अलग अलग फेस्टिवल देखते हैं, ये आज का दिन नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से, ठीक है ना। तो इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने इंडिया के दो मशहूर जगह के बारे में। पहला होगा हमारा लद्दाख, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे केरला के बारे में। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लद्दाख के बारे में। इससे आपको समझ में ये आ जाएगा कि आखिर लद्दाख और केरला दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग है। और इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि दोनों में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि दोनों में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लद्दाख के बारे में समझते हैं। और ये लद्दाख है कहाँ पे, वही बताएंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया के सबसे ऊपर में पड़ता है, नॉर्थ में, और जम्मू कश्मीर के ईस्ट वाले हिस्से में पड़ता है लद्दाख। समझ में आ रही है बात? मतलब कि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है आपका, और ईस्ट साइड जो है उसका, हाँ, वो हमारा लद्दाख है, उधर है। जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में लद्दाख है, ठीक है। और ये जो लद्दाख है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, इसमें माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ बोलो।
हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पे माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। हियर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। लद्दाख में खेती करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है ही नहीं। बताओ खेती कहाँ पे होता है? जहाँ पे मिट्टी होता है। लेकिन लद्दाख में मिट्टी कम, पत्थर ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, पूरा पहाड़ है, तो वहाँ पे पत्थर ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे खेती जल्दी नहीं होता है। और लगभग सालों भर लद्दाख बर्फ़ से ढका रहता है, तो वहाँ पे खेती जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लद्दाख में खेती वगैरह जल्दी होता ही नहीं है। वहाँ पे आपको पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, क्योंकि ठंडा इलाका है तो थोड़ा बहुत सेब का पेड़ आपको दिख सकता है उधर, लेकिन लद्दाख में जनरली खेती नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। वेरी फ्यू ट्रीज कैन ग्रो इन द रीजन, चूँकि वहाँ पे बरसात भी बहुत कम होता है, मिट्टी भी नहीं है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब मान लीजिए यदि लोगों को पानी पीना होगा तो लोग पानी कैसे पीते हैं पता है? वो जो बर्फ़ का पानी पिघलेगा ना, उसी पानी को वो लोग स्टोर कर लेते हैं अपने घरों में और उसको महीनों महीनों रखते हैं और उसी का इस्तेमाल वो लोग डेली करते हैं। मतलब वहाँ पे बोरिंग लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आप नल से पानी निकाल ही नहीं सकते हैं। हाँ, पानी है ही नहीं नीचे, दूर दूर तक नीचे भी पहाड़ है, मतलब पूरा पहाड़ी मिनरल्स वगैरह है नीचे, और ऊपर में तो खैर पहाड़ है ही ज़मीन के ऊपर। तो लद्दाख में जनरली पानी का समस्या रहता है, इसीलिए लोग जो है ना वो पानी कहाँ का पीते हैं? बर्फ़ जब पिघलता है लद्दाख का, तो वो बर्फ़ जो पिघला उस पानी को वो लोग अपने कंटेनर में घरों में इकट्ठा कर लेते हैं और वो पानी वो लोग महीनों महीनों तक पीते रहते हैं। सोचो, तो वहाँ पे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। आगे, हियर पीपल कीप सीप्स एंड गॉड्स। लद्दाख में दो जानवर बहुत ज़्यादा पाला जाता है। पहला सीप यानी कि भेड़िया, और दूसरा गॉट यानी कि बकरी। भेड़िया और बकरी ये दो ऐसे जानवर हैं जो कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाला जाता है। द गॉड्स आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल। पश्मीना ऊल आर यूज टू मेक पश्मीना शॉल। गॉड जो है ना, यानी कि जो लद्दाख के बकरी हैं, उसके बॉडी से निकलता है पश्मीना ऊल। मतलब कि वहाँ का जो बकरी है उसके बॉडी के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं। तो जो गॉट होता है ना, तो गॉट के शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, उस बाल को हम लोग कहते हैं पश्मीना ऊल, और उसके बाल से बनता है पश्मीना शॉल, जो कि बहुत फेमस है लद्दाख में, और वो गर्मी बहुत पैदा करता है। मतलब यदि आपको कभी मौका मिले जम्मू कश्मीर जाने का, और ख़ास करके यदि आप लद्दाख जाओगे तो वहाँ पे आपको पश्मीना शॉल मिलेगा। थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन यदि आप उसको इस्तेमाल करोगे जाड़े के समय में तो वो बहुत गर्मी प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है, आगे। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। वहाँ के लोग क्या खाते हैं? वहाँ के लोग ज़्यादातर मीट और मिल्क खाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वहाँ पे भेड़िया और बकरी दोनों पाला जाता है, और दोनों के लिए लोग मीट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और बकरी है तो दूध तो ऑब्वियस ही बात है, मिलना ही है। तो लद्दाख के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? मीट और मिल्क, यानी कि मीट और दूध, और ये दोनों का दोनों मिल जाता है। इसको भेड़िया और बकरी से ही मिल जाता है, तो इसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इसके साथ ही साथ ये लोग दूध का चीज़ भी बना लेते हैं, बटर भी बना लेते हैं, कोई दूध का कमी नहीं है, मीट का भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट टू तिब्बत। तिब्बत हमारे तिब्बत जो वो चाइना में पड़ता है, तिब्बत जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है लद्दाख से। मतलब यदि आपको तिब्बत जाना हो, जो कि तिब्बत कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है, तो लद्दाख से आप जा सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट रास्ता पड़ता है। हाँ, आगे, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ध्यान रखिएगा, ये तिब्बत चाइना में है, लेकिन लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा माहौल तिब्बत में है वैसा ही माहौल लगभग लद्दाख में भी देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोलते थे, छोटा सा तिब्बत। आगे, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। मुस्लिम लोगों का वहाँ पे रहना कब से चालू हुआ है? आज से 400 साल पहले से।
मतलब कि पहले आज से 400 साल पहले लोग 400 साल पहले लोग वहाँ पे मुस्लिम नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख में जो मुस्लिम लोग जो वहाँ पे आपको आज देखने को मिलते हैं, वो लोग आज से 400 साल पहले से रह रहे हैं, उससे पहले से नहीं थे वो लोग। समझ रही है बात? तो लद्दाख जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुस्लिम लोग भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद है लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लद्दाख का ना अपना एक फेमस गाना टाइप है। जैसे देखो हर जगह का ना अपना एक अलग गाना होता है, अपना सॉन्ग होता है। उसी तरीके से लद्दाख का भी अपना एक गाना है, उस गाने का नाम है केसर सागा। और ये जो गाना है ये लोग अच्छे तरीके से सब कोई, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बुद्धिस्ट है, कोई भी है, सब कोई इस गाने को अच्छे से गाते हैं। मौज मस्ती से सब रहते हैं वहाँ पे। अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है। तो ये जो बात हुआ ये किसको लेकर बात हुआ? लद्दाख को लेकर। अब हम लोग बात करेंगे केरला को लेकर, लेकिन अगले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो केरला जो है वो टॉपिक हमारा अगला वाला होगा, लेकिन केरला पढ़ने से पहले लद्दाख के बारे में समझ में आया? कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। अगला हमारा केरला है जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग केरला के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात किया लद्दाख के बारे में। केरला के बारे में जब डिस्कस कर लेंगे ना, तब आपको लद्दाख और केरला इन दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले केरला के बारे में देख लेते हैं क्या है। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। मतलब केरला हमारा एक बहुत ही सुंदर स्टेट है जो कि कहाँ है? इंडिया के साउथ में है ना, और साउथ के बिल्कुल वेस्ट वाले हिस्से में है, इधर मतलब अपने वेस्ट की ओर। सबसे पहले आप नीचे आ जाइए, साउथ इंडिया में साउथ आ जाइए और साउथ के वेस्ट में चल जाइए, आपको वहाँ पे केरला देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत बिल्कुल कोना में है ना। आगे बहुत सुंदर स्टेट है, मतलब अच्छा स्टेट है। इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक तरफ से यदि आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो केरला के एक तरफ क्या है बताइए? सी है, यानी कि समुद्र है। ठीक है, और दूसरे तरफ जो कि इंडिया के अंदर आपका है वहाँ पे पहाड़ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ दिस रीजन। ये कुछ ऐसे मसाले हैं जैसे पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स, इस प्रकार का मसाला केरला में सबसे ज़्यादा होता है। और केरला में भी वहाँ पे जो कि थोड़ा पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे केरला में पहाड़ है ना, पहाड़ी इलाका में पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स ये सब मसाले वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इसका मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हियर। ज्यूइश और अरब ये दोनों हमारे इंडिया के नहीं हैं, बाकी दूसरे कंट्री के हैं। ये लोग हमारे केरला में आए थे ट्रेड करने के लिए। मतलब ज्यूइश लोग और अरब के लोग ये सब केरला आए थे यहाँ के मसाले को खरीदने के लिए। ये लोग करते क्या थे, पूरा कहानी आपको बताते हैं। ठीक है, केरला में मसाला उगाया जाता है, तो केरला में जो मसाला है ना वो सस्ता मिलता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो ये लोग क्या करते थे ना, ज्यूइश के लोग, अरब के लोग अपने बड़े बड़े जहाज़ से केरला में आते थे, अपने बड़े बड़े जहाज़ से केरला में आते थे और केरला से मसाले खरीद लेते थे सस्ते दाम में, और सामान खरीद के अपने देश लेकर वो लोग जाते थे और वहाँ पे जाकर उसको महंगे दाम में बेचते थे। इस तरीके से वो लोग बहुत पैसा कमाते थे। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट संत थॉमस कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। ऐसा कहा जाता है कि संत थॉमस जो है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि संत थॉमस केरला में आज से 2000 साल पहले आया था और वही केरला में क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश किए थे। मतलब क्रिश्चियन धर्म जो होता है ना, जो हाँ जिसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम लोग बोलते हैं वो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिश्चियन, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि संत थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे जो केरला में आए थे आज से 2000 साल पहले, और उन्होंने ही केरला में क्रिश्चियन धर्म को इस्टेब्लिश किया था। मतलब वो वहाँ पे उसको इस्टेब्लिश कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। आगे लेस देन 700 years ago
इबान बटूटा ट्रैवल्ड हियर and wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. आज से लगभग 700 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। आज से लगभग 700 साल पहले एक इंसान आए थे केरला। उस इंसान का नाम था इबान बटूटा। ध्यान रखिएगा, मतलब कि इबान बटूटा एक इंसान है जो कि केरला आए थे आज से 700 साल लगभग पहले। उन्होंने केरला के बारे में बहुत ही सुंदर बात लिखा है। उन्होंने लिखा है कि केरला के जो मुस्लिम लोग हैं, जो केरला में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, वो वहाँ के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान है। मतलब कि केरला के जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। समझ में आ रही है बात? उन्होंने ऐसा वहाँ पे लिखा था। आज भी आप केरला जाओगे तो केरला में मुस्लिम्स बहुत अच्छे लेवल पे रहते हैं और वो लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं। ठीक ना? आगे तो इबान बटूटा ने बताया था कि केरला के जो मुस्लिम्स लोग हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो लोग सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं। उसके बाद है वास्को डगामा लैंडेड विथ हिज सीप हियर। यहाँ तक कि वास्को डिगामा भी केरला आए हुए थे। ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसका खोज किया था, बताओ? मतलब वास्को डिगामा पहले ऐसे इंसान थे जो कि पहली बार भारत आए थे और उन्होंने ही लोगों को भारत आने का रास्ता बताया था समुद्र के थ्रू, है ना? आगे पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। मतलब कि केरला में लगभग हर एक प्रकार के रिलीजन आपको देखने को मिल जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, हर प्रकार के आपको रिलीजन केरला में देखने को मिल जाता है, वहाँ पे है। इसके बाद है फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला। चलिए समझिए ध्यान से। केरला में मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल होता है ना, वैसा ही जाल चाइना में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उस जाल को केरला में बोला जाता है चीना वाला। हाँ, मतलब ये हुआ कि चाइना में जिस जाल का इस्तेमाल होता है मछली को पकड़ने के लिए, वैसा ही जाल का इस्तेमाल केरला के लोग भी करते हैं मछली को पकड़ने के लिए। इसीलिए उस जाल को केरला में क्या बोला जाता है? चीना वाला। क्यों बोला गया चीना वाला? हाँ, क्योंकि वो चाइना में भी देखने को मिलता है, तो चाइना से नाम मिला हुआ है चीना वाला। तो यदि आपसे पूछे कि बताइए चीना वाला क्या है, तो बताइए चीना वाला एक जाल है ना, जो कि हाँ, जो कि केरला और चाइना में लगभग सेम इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे मछली को पकड़ने के लिए। उसके बाद इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। यहाँ तक के जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है मछली को फ्राई करने के लिए, वो बर्तन भी चाइना के जैसा ही मिलता जुलता है केरला में। इसलिए उस बर्तन को भी क्या बोला गया है? चीना चट्टी बोला गया है। याद रखिएगा, चीना चट्टी का मतलब हुआ ऐसा बर्तन जिसमें कि मछली को फ्राई किया जाता है और वो बर्तन भी चाइना के जैसा मिलता जुलता है ना, इसलिए उसका नाम रखा गया चीना चट्टी। दी वर्ड चीन कम्स फ्रॉम चाइना। ये जो आपने यहाँ पे देखा ना, चीना, फिर चीना चट्टी या फिर चीना वाला, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है चीन। चीन कहाँ से आया है वर्ड? चाइना से आया है ना। आगे द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ का जो वातावरण है केरला का, वो बहुत अच्छा वातावरण है और वहाँ पे चावल का भी खेती बहुत होता है। मतलब कि चावल के खेती के लिए केरला बेस्ट जगह है। वहाँ पे चावल का खेती खूब होता है, भरपूर होता है। उसके बाद है अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। ज़्यादातर लोग केरला के क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, मछली खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। मछली यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्यों खाते हैं? क्योंकि समुद्र बगल में है, तो मछली का कभी कोई कमी नहीं होता है केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ा अभी केरला के बारे में। इसके पहले वाले में आपने पढ़ा था लद्दाख के बारे में। आपने दोनों के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं क्या है। सम कॉमन थिंग्स इन लद्दाख एंड केरला। तो लद्दाख और केरला में कुछ कॉमन बातें हैं। क्या कॉमन है समझिए। केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। केरला और लद्दाख दोनों अलग अलग है। किस मामले में? जगह के मामले में। जैसे आप लद्दाख देखोगे तो लद्दाख है हमारे इंडिया के ऊपर, केरला है हमारे इंडिया के सबसे नीचे, पहला डिफरेंस। बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज़ बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन दोनों का यदि आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, यानी कि वहाँ पे लोगों ने किस तरीके से रहना स्टार्ट किया, किस तरीके से लोग रहते हैं,
किस किस प्रकार के लोग काम करते हैं, थोड़ा बहुत लगभग मिलता जुलता है। हाँ हाँ बोलो। हाँ ईस्ट तरफ, बिल्कुल बताते हैं, पूरा कहानी बता देते हैं। लद्दाख और केरला में जो अलग चीज़ है बस ये है कि लद्दाख पड़ता है हमारे नॉर्थ में और केरला पड़ता है साउथ में, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है पता है? दोनों में कॉमन ये है कि दोनों का हिस्ट्री सेम है। हिस्ट्री सेम है मतलब हुआ कि दोनों जगह पे लोगों ने किस तरीके से रहना स्टार्ट किया, किस तरीके से खेती वगैरह, थोड़ा हालांकि लद्दाख में तो खेती होता ही नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता होगा किस तरीके से स्टार्ट हुआ, लगभग दोनों का सेम है, मिलता जुलता चीज़ है। वहाँ का कल्चर भी मिलता जुलता है, मतलब फेस्टिवल वगैरह भी मिलता जुलता है सब। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन यह है कि दोनों जगह पर चाइना के लोग और अरब के लोगों ने सामान को खरीदा है और जाके अपने अपने देश में बेचा है। मतलब कि लद्दाख और केरला में अरब के और चाइनीज लोग आते थे, चाइना के लोग आते थे, सस्ते दाम में सामान खरीदते थे और जाके अपने देश में महंगे दाम में बेचते थे। दोनों में कॉमन बात है। उसके बाद इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। केरला में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? स्पाइसेस, मसाले। एंड लद्दाख अलाउड फॉर इट्स पश्मीना ऊल। समझिएगा ध्यान से, लद्दाख में ज़्यादा क्या होता है? पश्मीना ऊल, जो कि बकरी से मिलता है, उनको गॉड से मिलता है। और केरला में मसाले होते हैं बहुत ज़्यादा। बट टू थिंग्स अट्रैक्ट ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। लेकिन यही दो ऐसा चीज़ है, जैसे लद्दाख का पश्मीना ऊल और केरला का मसाला, ये दो ऐसा चीज़ है जिसको देख के अच्छे अच्छे कंट्री के लोग दौड़ते हुए इंडिया आ जाते हैं, सस्ते दाम में इसको खरीदते हैं और अपने देश में जाके महंगे दाम में बेचते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो कि दोनों में कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए हमारे इंडिया में भाषा भी अलग अलग बोला जाता है, लोग खाना भी अलग अलग खाते हैं, कपड़ा भी अलग अलग पहनते हैं, फेस्टिवल भी अलग अलग मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी में क्या है? एकता है, यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता है, सब मिलजुल के रहते हैं। सब एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सभी इसके बावजूद क्या करते हैं? एकजुट रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया में जो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इंडिया का कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया का मजबूती है, ताकत है। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। आगे, इन इंडिया देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंडिया में क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि इतने सारे अलग अलग चीज़ होने के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी है, सब मिलजुल के रहते हैं। भाषा अलग बोलते हैं, फेस्टिवल भी अलग मनाते हैं, रीति रिवाज भी सबका अलग है, कपड़ा पहनने का भी तरीका अलग है, लेकिन इसके बावजूद सब मिलजुल के रहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, आगे तो कुछ कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि सब आपस में मिलजुल के रहते हैं? चलिए समझते हैं। पहला, when the British ruled India, men and women from different cultural and regional backgrounds came together to oppose them। देखो, जब हमारे इंडिया में अंग्रेज रूल कर रहे थे, मतलब कि इंडिया पे कंट्रोल किसका था? अंग्रेजों का था, ब्रिटिश का था। ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालने में हम सभी ने मिल के काम किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिल के अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि उस समय पे भी हम लोग सब आपस में मिले जुले थे, मिलजुल कर रहते थे? बिल्कुल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेन एंड वुमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एंड रीजनल बैकग्राउंड्स accepted Indian flag, songs and symbols that emerged during the freedom struggle of India। देखो, इंडिया में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई कोई भी हो, हर कोई इंडिया के फ्लैग को मानता है कि नहीं मानता है? बिल्कुल मानता है। क्या इंडियन हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको मानता है कि नहीं? जैसे वंदे मातरम सब कोई गाता है, जन गण मन सब कोई गाता है। वंदे मातरम हो गया हमारा नेशनल सॉन्ग और जन गण मन हो गया हमारा नेशनल एंथम, सब कोई गाता है। उसी प्रकार से नेशनल सिंपल सा बोल सकते हैं कि इंडिया में भले ही अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सब कोई मिलजुल के रहते हैं और सब कोई एक चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है हमारे देश का झंडा, हमारे देश का नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम सभी के लिए बराबर है। ठीक है, कभी आपने ऐसा सुना है कि नेशनल एंथम जन गण मन रहा है और कोई बोल रहा हो कि नहीं हम नहीं गाएंगे?
हम दूसरे धर्म के हैं, ऐसा कभी आपने सुना है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सब कोई आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सब कोई इंडिया से प्यार भी करता है, रेस्पेक्ट करता है। आगे उसके बाद है इंडियाज नेशनल एंथम इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। जैसे देखो, यदि कहीं पर जन गण मन बजता है नेशनल एंथम, तो चाहे वो कोई भी इंसान हो, हर कोई खड़ा हो जाता है। खड़ा होने का मतलब है कि हम लोग आपस में एक हैं, सब कोई मिलजुल के रह रहे हैं, है ना। तो इंडिया में भले ही आपका धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू coined the phrase unity in diversity to describe the country। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने बोला था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब कि इन्होंने ही बोला था कि इंडिया में भले ही सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद सब मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया के बारे में इन्होंने उस बुक में बहुत ज़्यादा लिखा है। आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो मार्केट में ये जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। आपको कभी मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, इस तरीके से ही हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्या इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को है? कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।